इम्प्लांटेशन के बाद की अवस्था लेकर आए हैं। कल हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था इम्प्लांटेशन का, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस के भीतर हो चुका है। उसके बाद के डेवलपमेंट की स्टेजेस हमको पढ़नी है और वो टॉपिक हमारा है जो इम्प्लांटेशन के बाद आता है, उसे हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के बाद की स्टेजेस हैं जिसको समझना है। ध्यान देंगे, ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में मैंने देखा ब्लास्टोसिस्ट चारों तरफ से ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू कवर्ड है और इस ट्रोफोब्लास्ट से जो कवरिंग हुई है, इस ट्रोफोब्लास्ट से कवरिंग के भीतर एक कोशिकाओं का समूह है जिसे हमने इनर सेल मास कहा और बीच में एक कैविटी है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट 3 चीजों से मिलकर बना है। चारों तरफ से वो सिंगल लेयर सेल्स के थ्रू कवर्ड है और उस कवरिंग को हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा। ट्रोफोब्लास्ट से भीतर की तरफ इनर सेल मास है जो फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ध्यान रखेंगे इस बात को। ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण के किसी भी भाग का निर्माण नहीं करता है। अंदर एक कैविटी है ब्लास्टोसील जिसे कहते हैं। अब आगे आप समझो, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांटेशन के ठीक बाद जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स बनाती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं। इनसे बहुत सारे अंगुली के जैसे प्रवर्त निकलते हैं जिन्हें हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। These finger like projection are called कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई अटैच होती है मैटरनल टिश्यू से, एंडोमेट्रियम की टिश्यूज से अटैच होती है। एंडोमेट्रियम की टिश्यूज और उनके ब्लड वेसल्स के साथ इनका इंटरडिजिटेशन होता है, अर्थात जैसे दोनों अंगुलियां ऐसे आपस में, एक को आप कोरियोनिक विलाई मानेंगे जो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया है, दूसरा एंडोमेट्रियम की जो टिश्यूज हैं वो भी फोल्डेड हैं और दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। इस कनेक्शन में मैटरनल टिश्यूज की ब्लड वेसल्स भी अटैच हो जाती हैं। इस प्रकार एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनती है। आफ्टर डिजिटेशन कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल टिश्यूज एंड देयर ब्लड वेसल्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, अटैच हो जाते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं। यह कॉर्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हमने फिजियोलॉजिकल कनेक्शन भी कहा। याद रखेंगे फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, बिकॉज इससे इस एम्ब्रियो की या फर्दर फीटस की सारी कार्यकी डिपेंड होंगी और इस यूनिट को हमने प्लासेंटा कहा। ध्यान दें, प्लासेंटा को डेवलप किया कोरियोनिक विलाई ने जो मैटरनल टिश्यूज और ब्लड वेसल्स से, मैटरनल टिश्यूज एंड देयर ब्लड वेसल्स, उनके ब्लड वेसल्स के साथ आपस में इंटरकनेक्ट होने के कारण बना जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हमने फिजियोलॉजिकल यूनिट भी कहा। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको एनसीईआरटी से हट करके एक वर्ड बताना चाहूंगा। जो प्लासेंटा एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के प्लासेंटा बनते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो प्लासेंटा बनता है उसको आप याद रखेंगे एलेंटोकोरियोनिक। ह्यूमन बीइंग का जो प्लासेंटा है एलेंटोकोरियोनिक और एलेंटोइक टाइप का प्लासेंटा बनता है जो एनसीईआरटी से नहीं है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, मैं इसको अलग से आपको बता रहा हूं। यद्यपि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी काफी ब्रॉड है,
जो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बहुत ही शॉर्टली हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया गया है, जिसे हमें पढ़ करके हमें अपने एग्जाम को पास आउट करना है। बाकी हम फर्दर एमबीबीएस में हमारा एडमिशन होता है तो हम फर्दर वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ेंगे, वहाँ पे हम एम्ब्रियोलॉजी को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बहुत ब्रॉड है। तो उस सिस्टम को यहाँ पे समराइज किया गया है। तो जो ह्यूमन का प्लासेंटा है वो एलेक्ट्रोकोरियोनिक टाइप का प्लासेंटा होता है, याद रखोगे आप। एलेक्ट्रोकोरियोनिक और एलेंटोइड टाइप का प्लासेंटा होता है, जिसे डेवलप किया है कोरियोनिक विलाई। These are finger-like projection formed by trophoblast. Now, after development of placenta, प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो गया। अब प्लासेंटा की फिजियोलॉजी क्या है, अब आप इसको ध्यान में दोगे। प्लासेंटा का रोल क्या है, फंक्शंस क्या है प्लासेंटा का। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम से देखेंगे, ये यहाँ पे फीटस यानी एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को प्लासेंटा ने यहाँ पे अटैच किया है। प्लासेंटा से एक कॉर्ड डेवलप हुई, वो कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से डेवलप होकर के वो एम्ब्रियो के एब्डोमिनल पोर्शन में जाके अटैच हो गई। अब प्लासेंटा का रोल क्या है, ध्यान देंगे। इस फर्दर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक पदार्थ उस भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है, वो मदर बॉडी से फीटस बॉडी के अंदर थ्रू प्लासेंटा ट्रांसफर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्लासेंटा भ्रूण का पोषण करने में सहायक है। दूसरा, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का इनपुट एम्ब्रियो सेल्स के अंदर, फीटस की सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का इनपुट थ्रू प्लासेंटा होता है। तो प्लासेंटा ऑक्सीजन को मदर बॉडी से फीटस बॉडी में पहुंचाता है, फूड मटेरियल को पहुंचाता है। साथ ही इस एम्ब्रियो के अंदर, इस फीटस के अंदर जो भी एक्सक्रेटरी वेस्ट बनते हैं, जो भी एक्सक्रेटरी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, यूरिया बन रहा है, उसको इलिमिनेट करना मींस भ्रूण के अंदर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम प्लासेंटा करता है। तो प्लासेंटा के 3 मेजर रोल हैं, पोषक पदार्थों को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना और भ्रूण के भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, अर्थात मदर बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम प्लासेंटा करता है। तो प्लासेंटा का मेजर रोल है। बिसाइड बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो मदर टिश्यू से, मदर बॉडी से प्लासेंटा के थ्रू फीटल बॉडी के अंदर पहुंचाए जाते हैं। मुख्य रूप से यह भी आपको पता होगा कि जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स पहुंचाया जाता है वो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, जो एम्ब्रियो के अंदर मदर बॉडी से पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे एक मेन चीज आपको समझना होगा, जो ये प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड एम्ब्रियो में जुड़ रहा है, क्या दोनों फीटल और मदर के जो ब्लड है वो आपस में मिक्सअप होते हैं? तो आप याद रखोगे कि ब्लड कभी मिक्सअप नहीं होता, दोनों के बीच इस तरीके से अटैचमेंट होता है कि उनके बीच मटेरियल का ट्रांसफर हो जाता है, बट कभी भी फीटल का या उस विकसित हो रहे शिशु का, जो बेबी डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसका ब्लड मदर ब्लड में कभी भी मिक्सअप नहीं होता। ये याद रखने की बात है। सिर्फ यहाँ पे जो मटेरियल है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो एंटीबॉडीज हो या दूसरे ड्रग्स हो या एक्सक्रेटरी वेस्ट हो, वो सब एक डिफ्यूज होते हैं और एक्सचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन। इस तरीके से ब्लड में मिक्सिंग नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। प्लासेंटा ने अपना रोल न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करने के लिए रोल कर रहा है, इसका मेजर रोल है। इसके बाद प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यूज यानी ग्लैंड्स की भी काम करती है।
बिकॉज प्लासेंटा सेक्रेट हार्मोन। प्लासेंटा इंडोक्राइन टिश्यूज की तरीके से भी वर्क करता है और प्लासेंटा के थ्रू 4 मेजर हार्मोन निकाले जाते हैं। 4 प्रमुख हार्मोन प्लासेंटा रिलीज करता है। ध्यान देंगे आप, जो प्लासेंटा के थ्रू हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं इनमें मुख्य रूप से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्लासेंटा से रिलीज किया गया। इसका रोल क्या है आप याद रखोगे। These hormone protect the corpus luteum. Human chorionic gonadotropic hormone कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, उसे बनाए रखता है। दूसरा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन का मेजर रोल है, ये ब्रेस्ट पे वर्क करता है, मेमेरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है क्योंकि फर्दर प्रेगनेंसी डेवलप हो चुकी है और जो फीटस ग्रोथ कर रहा है आफ्टर डिलीवरी उसको फीडिंग की जरूरत होगी और उस मदर के ब्रेस्ट में मेमेरी ग्लैंड्स जो है वो स्टिमुलेट होकर के फर्दर मिल्क फॉर्मेशन में लग जाए, मिल्क फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाए, सो दैट ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन का काम मेमेरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो गर्भाशय की यूटेरस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, एक कुशन का काम करता है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन का काम करती है। इस काम में एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस की लाइनिंग को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इस काम में हेल्प करता है। इस तरीके से यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ये फर्दर ग्रोथ कर रहा है, फर्दर ग्रोथ कर रहा है। ये यूटेरस के अंदर फीटस की स्टेज को इस डायग्राम में दिखाया गया है जैसा आप देख रहे होंगे। नीचे की तरफ जो सर्विक्स का पोर्शन होता है, इस सर्विक्स के पोर्शन में म्यूकस होता है, म्यूकस सेक्रेट किया जाता है और ये म्यूकस प्लग का काम करता है। ध्यान रखेंगे, म्यूकस प्लग का काम करता है जिससे किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल की एंट्री जो है वो यूटेरस के अंदर नहीं हो पाती है। जब यूटेरस के अंदर किसी एक्सटर्नल मटेरियल, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, वो इंटर नहीं कर पाते, इससे खून सेफ रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होती है। आगे आप जानते हैं प्लासेंटा से ये 4 हार्मोन रिलीज किए गए। इसके कुछ समय पश्चात ओवरी के द्वारा एक दूसरा हार्मोन निकाला जाता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। ध्यान देंगे, रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के कुछ समय बाद ओवरी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और 3 हार्मोन मुख्य रूप से याद रखोगे आप, 3 हार्मोन मुख्य रूप से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन, these 3 hormones are secreted only at the time of pregnancy in women. ओमेन में प्रेगनेंसी के समय ही ये तीनों हार्मोन निकाले जाते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल टाइम में ओमेन के अंदर ये तीनों हार्मोन रिलीज नहीं किए जाते हैं। आगे ध्यान दें, अब यहां पे हार्मोनल प्रोसेस चल रही है, इसके साथ ही उस मदर बॉडी के अंदर उसके ब्लड में कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनके लेवल बढ़ जाते हैं। वो कौन से हार्मोन हैं जिनके लेवल सामान्य स्तर से कई गुना ऊपर हो जाते हैं? उन हार्मोन में मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं एंड थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के पीरियड में ओमेन के अंदर उसके ब्लड में सामान्य स्तर से कई
गुना अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोन का रोल क्या होता है? इन हार्मोन का बेसिक रोल होता है दे हेल्प इन फीटल ग्रोथ, फीटस के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ मदर बॉडी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मदर बॉडी के अंदर की चेंज कर देते हैं। साथ ही दे आल्सो मेंटेन द प्रेगनेंसी। आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन गर्भ को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं, फीटल के ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करते हैं, मदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो चेंज हो रही है उसको रेगुलेट करते हैं। तो दीज हार्मोन आर आल्सो वेरी हेल्पफुल हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। These are estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine hormone. These are secreted by endocrine glands of human being. अब ये प्लासेंटा हार्मोन का रोल था जो प्रेगनेंसी के स्टेजेस में आते हैं। प्रेगनेंसी क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू पार्टुलेशन, निषेचन से बच्चे के जन्म के अवस्था, बच्चे के जन्म तक की अवस्था को जो 9 मंथ पीरियड है, उस 9 मंथ पीरियड को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ की है। आप कह सकते हैं 36 वीक ह्यूमन प्रेगनेंसी रन्स करती है। देन एक फीटस फुल्ली ग्रोस हो जाता है और देन वो डिलीवर होता है मदर बॉडी से। अब आगे ध्यान देंगे, just after implantation and placenta formation, placenta formation के ठीक साथ ही साथ जो ब्लास्टोसिस्ट था, अब आप ध्यान देंगे अगला रोल शुरू होता है ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोसाइट का, ट्रोफोब्लास्ट का रोल मैंने आपको बताया जिसने प्लासेंटा बनाया। प्लासेंटा के क्या क्या रोल थे प्रेगनेंसी में, और प्लासेंटा से कौन से हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन फीटस और मदर में क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अदर हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो एक्सप्लेन किया मैंने। अब आगे आपको देखना है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल है, इनर सेल मास है जो फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा। अब इस पे आपको फोकस करना है, ध्यान देंगे। इनर सेल मास जो ब्लास्टोसिस्ट का है ये इमीडिएटली डिफरेंशिएट होता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी वर्ड का डिफरेंशिएशन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज अ गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टोसिस्ट का गैस्ट्रुलेशन होता है, और जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मास की ये डिफरेंशिएट हो जाती है 3 जर्मिनल लेयर। दे डिफरेंशिएट इनटू 3 जर्मिनल लेयर। जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएशन करती है, मींस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस करती है, और उस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में वो चेंज हो जाती है गैस्ट्रुला में। एम्ब्रियो का ब्लास्टोसिस्ट के बाद की जो स्टेज आती है वो गैस्ट्रुला स्टेज आती है, और गैस्ट्रुला स्टेज में इनर सेल मास 3 भ्रूणीय परतों का निर्माण करता है, 3 जर्मिनल लेयर का निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये तीनों लेयर कौन कौन सी होती हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 जर्मिनल लेयर, आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मिडिल एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड इनर मोस्ट एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ये फर्दर 3 लेयर गैस्ट्रुला के अंदर बन जाती हैं। ये लेयर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेयर, आप याद रखोगे, क्योंकि इन्हीं तीनों परतों से फीटस के सभी अंग तंत्र बनते हैं। जितने भी आर्गन टिश्यू सिस्टम है, जो भी आर्गन्स बनते हैं, वो सारे आर्गन्स जो हैं इन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से बनते हैं। बहुत सारी एडिशनल बुक हैं, उनमें आप एक्टोडर्म का रोल आप पाओगे कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से मनुष्य के शरीर में कौन कौन से अंगों का विकास होता है।
एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से मनुष्य के शरीर में कौन कौन से अंगों का विकास होता है, ऐसा उल्लेख आपको एडिशनल किताबों में मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 परतें बन गई। इसके साथ आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं और उन एक्स्ट्रा सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, ध्यान रखोगे। स्टेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। ये स्टेम सेल्स टोटिपोटेंट होती हैं। स्टेम सेल्स टोटिपोटेंट होती हैं, अर्थात ये पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं। इनमें ये क्षमता है, ये किसी भी प्रकार के अंग को और ऊतक को बनाने की क्षमता रखती हैं। स्टेम सेल्स इनमें ये पोटेंसी होती है कि ये किसी भी प्रकार के अंग या ऊतक में कन्वर्ट होने की, बदलने की क्षमता रखती हैं। वर्तमान में मेडिकल साइंस में बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट स्टेम सेल के माध्यम से किया जा रहा है। स्टेम सेल्स एक स्पेशल एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं जो किसी भी अंग ऑर्गन को बनाने की सामर्थ्य रखती हैं। अब आप ध्यान दोगे 3 जर्मिनल लेयर्स बन गई, स्टेम सेल्स का रोल आपको पता चला। अब जो ह्यूमन की प्रेगनेंसी है वो रन कर रही है 9 मंथ। ह्यूमन की प्रेगनेंसी 9 मंथ रन कर रही है। ड्यूरिंग इन दिस फेजेस प्रेगनेंसी के अवधि में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फीटस के अंदर, उनको ध्यान में रखना है। जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ बीतता है, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पहले माह में, प्रेगनेंसी के पहले माह में एम्ब्रियो का सबसे पहले हार्ट बनता है। एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है और एम्ब्रियो का हार्ट बनता है जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। तो आप यह भी जानेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य के अंदर सबसे पहला कौन सा ऑर्गन बनता है, तो आप कहोगे हृदय बनता है। और उस हृदय की ब्रीदिंग को, उस हृदय के पल्सेशन को हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के माध्यम से, उसे हम सुन सकते हैं फर्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी के। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ध्यान देंगे दूसरे माह के अंत तक, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के एंड तक उस भ्रूण के अंदर, उस फीटस के अंदर लिम्स बन जाती हैं और उनके डिजिट्स बन जाते हैं, भुजाएं बन जाती हैं और उनमें अंगुलियां बन जाती हैं दूसरे माह के अंत तक गर्भावस्था के। आगे ध्यान देंगे जब 12 वीक 3 माह का भ्रूण होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक ओल्ड एम्ब्रियो में जब प्रेगनेंसी 12 वीक 3 माह रन करती है तो उस फीटस के बहुत सारे ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर डेवलप्ड आफ्टर 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में उस भ्रूण के अधिकांश अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है, चाहे वो भुजाएं हो, चाहे उनके एक्सटर्नल जेनिटैलिया हो, ये भी बन जाते हैं। और अब भ्रूण की गतिविधियों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जो गायनेकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो प्रेगनेंसी के पीरियड में हर पेरेंट्स उनकी जांच करवाते हैं और उस जांच के अकॉर्डिंग नॉर्मल फीटस ग्रोथ को वो चेक करते हैं। तो तीसरे महीने में अधिकांश ऑर्गन बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटैलिया बन जाते हैं। उसके बाद 5th मंथ की जब प्रेगनेंसी आती है, आफ्टर 5th मंथ की प्रेगनेंसी फीटस में मूवमेंट होने लगता है। अब वो वोमेन, प्रेग्नेंट लेडी उस मूवमेंट को महसूस कर सकती है कि एम्ब्रियो का मूवमेंट उसके एब्डोमिनल कैविटी में, यूटेराइन कैविटी में फर्दर मूव कर रहा है। उस मूवमेंट के साथ साथ उसके हेड पर हेयर निकल आते हैं। एम्ब्रियो जो फीटस है उसके हेड पर हेयर निकल आते हैं और साथ ही उस फीटस में मूवमेंट होने लगता है। ये 5वें महीने में प्रेगनेंसी के आता है।
जब 24वीं सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी आती है, अर्थात आप कह सकते हैं 6 माह बाद, 6 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस फीटस पे, उस बेबी का बॉडी पूरी तरीके से फाइन हेयर के द्वारा, बहुत ही रोम जो है, बाल जो है उसके शरीर पर आ जाते हैं, फाइन हेयर उसके बॉडी पर आ जाते हैं, उसकी आईलिड सेपरेट हो जाती है, पलकें अलग हो जाती हैं, और साथ ही पलकों में बरौनिया आईलैशेस भी डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से 6 मंथ की प्रेगनेंसी में उस बेबी का बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हुआ, साथ ही आईलिड सेपरेट हो गई, आईलैशेस की डेवलप हो सकी। अंततः 9 मंथ की प्रेगनेंसी आती है। एंड ऑफ 9th मंथ के अंत तक फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, फीटस फुली डेवलप हो चुका होता है, और वो फुली डेवलप हो करके जन्म के लिए तैयार होता है। और 9 माह की प्रेगनेंसी डेवलप होकर के बच्चे का जन्म अगला स्टेप होता है, जिसे हम पार्थुरेशन कहते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्रेगनेंसी 9 मंथ रन की मनुष्य में, प्रेगनेंसी के वोमेन में कुछ सिम्टम्स होते हैं ऑलरेडी, साथ ही जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, गैस्ट्रुलेशन भी एक मेजर प्रोसेस होती है एम्ब्रियोलॉजी का, जिसमें जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती हैं। उन जर्मिनल लेयर्स के बनने का एक मार्फोजेनिक मूवमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं, और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप याद रखोगे एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइड्स एंड योल्क सैक होती हैं। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ दिखाने की कोशिश किया है, डायग्राम को आप देखेंगे कि ये योल्क सैक, एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइड्स ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो सारी की सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विथ प्लासेंटा ये यूटेरस से बाहर आ जाता है, खाली हो जाता है। तो आज आपने देखा कि प्रेगनेंसी की जो अवस्थाएं हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इनको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। आप ध्यान रखेंगे कि प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन के बाद की अवस्था आती है, उसमें ट्रोफोब्लास्ट ही प्लासेंटा बनाता है। प्लासेंटा 2 तरीके का रोल करता है, एक न्यूट्रिएंट रोल है और दूसरी तरफ इसका रोल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जैसा है। हार्मोन्स हैं, उनके मेजर रोल्स हैं, उनके रोल्स को मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हार्मोन, उनकी क्या जिम्मेदारी है प्रेगनेंसी के समय, वो आपने नोट किया होगा। दूसरी चीज, अब जो ब्लास्टोसिस्ट के भीतर की जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, इनर सेल मास है, एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स जो होती हैं, उनमें फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, 3 जर्मिनल लेयर बन गई। उन फर्दर 3 जर्मिनल लेयर से ही बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और एक एक करके बॉडी के ऑर्गन्स प्रेगनेंसी के समय के बढ़ने के साथ साथ बॉडी में डेवलप होते जाते हैं। साथ ही स्टेम सेल्स होती हैं, जो एक तरीके की टोटीपोटेंट होती हैं, उनमें ये पोटेंसी है कि वो किसी भी प्रकार के ऑर्गन को डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। तीनों लेयर, जर्मिनल लेयर ने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को डेवलप किया। फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी में हार्ट ने डेवलपमेंट किया, सेकेंड मंथ के एंड तक लिम्स एंड डिजिट्स बन जाती हैं। 12 वीक होने पर मोस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन लाइक एक्सटर्नल जेनिटैलिया एंड लिम्स आर डेवलप, एंड 5th मंथ पर फीटस में मूवमेंट होने लगता है, साथ ही उसके हेड पर हेयर आ जाते हैं। 6 मंथ की प्रेगनेंसी पर पूरे बॉडी पर हेयर आ जाते हैं, और वो हेयर के साथ साथ जो आईलिड्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, और आईलैशेस भी डेवलप हो जाती हैं, और एट द एंड ऑफ 9 मंथ फीटस फुली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो पूरी तरीके से 9 मंथ के अंत पे वो फीटस डिलीवरी के लिए तैयार होता है। हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझिएगा, ध्यान रखिएगा, और अपने दोस्तों में भी
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस प्रोसेस का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।